गाइस, तो अभी तक हमने जो है बेसिक कंसेप्ट मतलब चार्ज के कंसेप्ट और चार्ज के बाद चार्जिंग कैसे करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इन सब की बात हमने कर ली है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इन सब की बात हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, दैट इज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से मासेस, दो मासेस अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, दो मासेस अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, तो उनके बीच में जिस तरीके का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या कहते हैं, वो किस टाइप का फोर्स होता है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बारे में जिस तरीके से न्यूटन्स ने हमें बताया है, न्यूटन ने, कि वो फोर्स जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और उन्होंने ये बताया न्यूटन ने कि वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ, ग्रेविटेशन में। ठीक है, कि दो मासेस हैं m1 और एक मास है, एक m1 और एक m2, उनके बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं इसको हम। ठीक है, तो सिमिलरली जिस तरीके से दो मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, उसी तरीके से चार्जेस के बीच में भी फोर्स होता है। ठीक है, जो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, अगर सेम चार्जेस हैं तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, है ना, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, कब फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, ये तो हमें पता है ना। अब हम बात करेंगे कि जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड का क्या फंडा है, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। कूलॉम्स लॉ हम दो फॉर्म में डिस्कस करेंगे, एक सिंपल स्केलर फॉर्म में और दूसरा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो समझ लेते हैं जरा क्या है कूलॉम्स लॉ। जिस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसी तरीके से एकदम कूलॉम्स लॉ भी है, तो समझते हैं जरा। तो यहाँ पे हमारे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, अब ये दो चार्ज पार्टिकल्स एयर में रखे हुए हैं, एयर में या फिर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो अब ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। एक बार उस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में चेक करेंगे, ठीक है, और एक बार हम सिंपल जनरल फॉर्म में हम कूलॉम्स लॉ को देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर ये दोनों चार्जेस डिफरेंट नेचर के हैं, मतलब अपोजिट नेचर के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो ये फोर्स इधर और इस पे लगने वाला फोर्स इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। आगे बात करते हैं, तो ये जो भी फोर्स होंगे ये हम जानते हैं ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। ठीक है, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पे लगाएगा, क्योंकि बाय द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम बोर्ड पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो बोर्ड भी इस मार्कर पे, अगर ये मार्कर बोर्ड पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो बोर्ड भी इस मार्कर पे सेम और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली उसी तरह से क्या होता है कि Q1 जितना फोर्स Q2 पे एक्सर्ट करेगा, सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में Q2 भी Q1 पे एक्सर्ट करेगा, है ना। तो यही होता है, उस फोर्स को हम F कह देते हैं। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा या फिर Q2 Q1 पे लगाएगा, उस फोर्स को हम F कह देते हैं। और कूलॉम्स लॉ ने उस फोर्स के बारे में क्या बताया, जरा देखते हैं। तो कूलॉम्स लॉ ने जो सबसे पहली बात करी वो ये थी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो फोर्स है, जो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन का फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ओके, तो पहली चीज ये बताई। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, दूसरी चीज इन्होंने बताई दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज आर। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, मतलब r इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये फोर्स डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू।
इसी तरीके से Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगा तो F इंक्रीज होगा। अब इसी को यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन कर देते हैं इन दोनों को, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही हटता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक इक्वालिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आएगा, एक इक्वालिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो सिस्टम है वो फ्री स्पेस में है, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या फिर हम कह सकते हैं एयर में है। ये जो अपना सिस्टम है वो एयर में है, मतलब ये जो दो चार्जेस हैं ये एयर में है। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन करते हैं जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे कि जब हम बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो वहां पे भी फोर्स जो होता था F = G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता था, वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। क्लियर? यहां से हम यूनिट्स देख सकते हैं कांस्टेंट की। क्लियर? इतनी वैल्यू होती है। तो उसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू होती है। वो वैल्यू कितनी होती है? दिस विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻9 और यूनिट हम यहां से देख सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो F की यूनिट न्यूटन, R की यूनिट मीटर, तो R × R दिस विल बी मीटर स्क्वायर, Q1 × Q2 चार्ज स्क्वायर मतलब कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक कांस्टेंट है, इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है जो कि हम यहां से निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। क्लियर है? और इसकी यूनिट आप बता सकते हैं क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट को इधर कर देते हैं, फोर्स को नीचे ले आएंगे, है ना? सिंपल, एकदम सिंपल खेल खेलना। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, यूनिट विल बी कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो यहां तक हम बात कर चुके हैं, है ना? सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। मान लीजिए ये दो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एयर में ना रखे जाएं, किसी दूसरे मीडियम में रख दिए जाएं, है ना? किसी दूसरे मीडियम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अंडर द सी, ओके, पानी में ही इनके बीच के इंटरेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, पानी में ही इनके बीच के फोर्सेस अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो फोर्सेस जो एयर में जब ये दोनों रखे हैं, इनके बीच में जो तब फोर्सेस हैं उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, या उसके बराबर होंगे? बिल्कुल। जब हम, कुछ लोगों ने सोच भी लिया होगा, इसका आंसर भी दे रहे होंगे, कुछ लोग के दिमाग में चीज़ें चल भी रही होंगी। अगर चल रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं चल रही तो थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि दो चार्जेस हैं वो एयर में हैं, और यही दो चार्जेस अगर हम अंडर द सी या फिर वाटर में रख दें तो इनके बीच के इंट्रैक्शंस, इनके बीच के जो फोर्सेस होंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों ने सोच रखा है, मुझे पता है। तो उनके बीच में इफेक्ट ये होगा कि वो फोर्स कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अभी एयर के पार्टिकल्स हैं बीच में, फिर वाटर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो क्या होगा? जो इनके बीच के इंट्रैक्शंस हैं वो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होंगे, कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तब उस समय हम फोर्स कैसे निकालेंगे? अभी तो यहाँ पे एयर मीडियम है, तब जो फोर्स हमने निकाला वो ये हो गया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे मीडियम, इसके बीच में एयर ना हो, कोई और मीडियम हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? क्लियर? तो बस कुछ नहीं करना है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब कोई और मीडियम होगा तो वहाँ पे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करेंगे, मीन्स एप्सिलॉन यूज करेंगे। एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, and epsilon will be equal to epsilon naught into k, where k is the dielectric constant, अब ये dielectric constant क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। देखिए,
हमने क्या कहा कि अगर यही सिस्टम, अगर यही चार्जेस का सिस्टम अपना किसी मीडियम में होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इन मीडियम, F इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई। अगर एयर में है तो हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर किसी और मीडियम में है, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम यूज करेंगे इनटू, बाकी सेम है, Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। तो ये फोर्स आ जाएगा और ये फोर्स किसके बराबर है, यहां से हम जानते हैं क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू dielectric constant of medium, dielectric constant of medium. This dielectric constant is dependent on the medium, this is the constant of medium and change according to the medium. अगर हम बात करें वाटर तो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है, ठीक है। अगर हम बात करें मेटल तो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा। अगर हम किसी और इंसुलेटर की बात करेंगे तो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा। क्लियर। अब किसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस में, और हम इसमें आगे बात करेंगे कि मेटल के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किसी और इंसुलेटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन आप अभी समझिए कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक मीडियम का कांस्टेंट है ना, और दिस अभी आपको फील आ जाएगा क्या होता है ये, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के, क्लियर, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा इन मीडियम, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। क्लियर। तो फोर्स जो एयर में था वो क्या था, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से आप इन दोनों फोर्सेस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। क्या होगा रिलेशन, Fm विल बी इक्वल टू, Fm विल बी इक्वल टू F एयर अपॉन K। चेक कर, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम K को यहां से बाहर ले लें तो ये फोर्स इन एयर आ जाएगा। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन K। इज इट क्लियर। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, यहां से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आ रहा है, यहां से समझ में आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली है क्या, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली है क्या, तो जब भी कोई दो चार्जेस एयर में रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है ना, 10 न्यूटन का फोर्स है। और अगर वही दो चार्जेस हमने उठा के किसी दूसरे मीडियम में रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, तो उस मीडियम में जो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा वो भी K टाइम्स कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, जब ये एयर में है तो जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं वो 10 न्यूटन है, ठीक है। तो जब हमने इसको वाटर में प्लेस कर दिया, अगर मान लेते हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट KW है या फिर K है, ठीक है, तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, पार्टिकल्स जो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा 10 अपॉन K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने किसी इंसुलेटर में चार्जेस रख दिए, किसी इंसुलेटर में हमने किसी तरीके से कोई दो चार्जेस r डिस्टेंस पे रख दिए, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी F एयर अपॉन K हो जाएगा, F एयर अपॉन K हो जाएगा, मतलब K टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम अपना फोर्स हो जाएगा, उतना ही कम फोर्स हो जाएगा जितना वो एयर में है, क्लियर। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब थोड़ा आपको समझ में आया होगा, आगे भी इसकी हम काफी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन अभी आपको दूंगा, मैं कूलॉम्स लॉ की, ठीक है। फिलहाल ये तो हो गया अपना जनरल डिस्कशन इन कूलॉम्स लॉ, क्लियर। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, देख लेते हैं एक बार। F डायरेक्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
and inversely proportional to the square of the radius, square of the distance between them. Clear? And from the जब हम proportionality साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. इस कांस्टेंट की वैल्यू इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9. क्लियर? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9. यहाँ से ही हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं. 4 पाई को उधर ले या फिर एप्सिलॉन नॉट को उधर और 9 into 10 की पावर 9 को इधर लेके आएंगे नीचे. ठीक है? देन इट विल बी एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू द वैल्यू इज 8.85 into 10 की पावर -12. यूनिट वगैरह हमने कैसे निकाली आप जानते हैं. ठीक है? तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. जब पार्टिकल मीडियम में होंगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यूज करेंगे हम. ठीक है? और K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पता है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. क्लियर? दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस कूलॉम्स लॉ इन जनरल फॉर्म. क्लियर? अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी. ठीक है? देख लेते हैं. अगर नहीं भी पढ़ा है ज़्यादा अच्छे से तो भी कोई समस्या नहीं होगी. बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है? तो हमें वेक्टर के सिंपल कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में आने चाहिए. ठीक है? वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, या फिर वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. डॉट प्रोडक्ट की भी हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख के आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. बाकी कंटिन्यू करते हैं. आइए. तो यहाँ पे चार्जेस हैं. ठीक है? पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज है R1 के पोजीशन वेक्टर पे. ठीक है? और Q2 चार्ज है R2 के पोजीशन वेक्टर पे. क्लियर? तो ये चार्ज R2 के पोजीशन वेक्टर पे, ये चार्ज R1 के पोजीशन वेक्टर पे. तो R21 पोजीशन वेक्टर जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा. R21 जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा. एज वी ऑल नो दैट this vector is this vector is R21 वेक्टर ये वेक्टर नीचे की तरफ जो होगा ये R21 वेक्टर होगा. और यही वेक्टर अगर ऊपर की तरफ हम बात करें, अगर यही वेक्टर का एरो हम इस साइड कर दें, then that will be equal to R12 वेक्टर. R12 वेक्टर सिंपल सी चीज है. अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ की बात, तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर. क्लियर? फिर से देखते हैं ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल हम लेते हैं, दिस विल बी ट्रायंगल A B एंड C. क्लियर? तो ABC ट्रायंगल है ना. तो R1 टेल टू हेड, दिस इज R1 अगेन टेल टू हेड. R1 प्लस R21 देन टेल टू head. Clear? Is equal to R2. Means we can write that R1 plus R21 vector is equal to R2 vector. Is it clear? Hence R21 vector is equal to R2 minus R1. ये आपको वेक्टर से ही पहले ही से पता होगा. ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये पुराना ही वाला है. ठीक है? अगर आपको क्लियर नहीं था तो अब क्लियर हो गया होगा. that R2 vector is this, R2 position vector is this, R1 is this, then this will be R21 vector and R21 vector will be equal to R2 vector minus R1 vector. इसी तरीके से R12 vector, ये R12 vector हो जाएगा. ये वेक्टर जो है ये वेक्टर R12 vector है, R12 vector है. ठीक है? R12 vector क्या हो जाएगा? R1 vector minus R2 vector. means R12 vector is equal to R1 position vector minus R2 position vector. Is it clear? ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम F21 से डिनोट करेंगे. जो Q2 पे फोर्स लग रहा है उसको हम F21 से डिनोट करेंगे. मींस F21 इज द फोर्स exerted on Q2 चार्ज बाय Q1 चार्ज. Q2 चार्ज बाय Q1 चार्ज. क्लियर? उसी तरह से F12 फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2. क्लियर? तो F12 की डायरेक्शन आप देख रहे हैं R12 की डायरेक्शन में होगी और F21 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन होगी. हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं. क्लियर? इसके बाद F12 का फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं सिंपल कूलॉम्स लॉ यूज करके. ठीक है? तो हम फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखेंगे that force vector is equal to magnitude, its magnitude. Clear?
and its unit vector. Clear? We all know what is the unit vector. Unit vector is vector divided by its magnitude. ठीक है, तो फिर से हम वही करने जा रहे हैं. हमें पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं क्या होता है, क्या 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. R is the magnitude. Okay, and we can write it also as R1 minus R2 or R1 minus R2 का mod. Clear? तो F12 vector this will be equal to 1/4πε0, that is constant. Clear? जो constant आया था equality proportionality constant Q1 Q2 upon R square, and R is what? R is the distance between these two charges. Clear? And it can be written as R1 minus R2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. R1 minus R2 का mod, because we all know that this length is R1 minus R2 और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो R के बराबर है. जो मैग्नीट्यूड है R1 minus R2 का वो R के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 minus R2 का mod का स्क्वायर. क्लियर? दिस इज R स्क्वायर, सिंपली R स्क्वायर. क्लियर? तो ये सिंपल हो गया मैग्नीट्यूड. अब उसका यूनिट वेक्टर. नाउ इट्स यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि F12 जो फोर्स है वो R12 की डायरेक्शन में, तो R12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस mod ऑफ R12 वेक्टर. ठीक है, एंड वी नो दैट R12 वेक्टर इज नथिंग बट R1 minus R2, hence it is R1 minus R2. clear, divided by R1 minus R2 का mod. It's nothing but R12 cap. Clear? It's nothing but R12 cap. Clear है? उसी तरीके से सिमिलरली क्या है, F21 हम लिखेंगे. ठीक है, hence F21 is 1/4πε0 Q1 Q2 again. There now we will use R square. R square हम क्या लिख सकते हैं? R1 minus R2 का mod भी लिख सकते हैं और R2 minus R1 का mod भी लिख सकते हैं, है ना. तो इस बार हम इसे R1 minus R2 का mod नहीं लिखेंगे, हम इसे R2 minus R1 का mod लिख देते हैं. ठीक है, अब यहाँ से ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया. अब फोर्स के यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं. ये फोर्स का यूनिट वेक्टर है, हम जानते हैं. इस बार फोर्स किस डायरेक्शन में? F21 जो है वो R21 की डायरेक्शन में. तो अब हम जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे दैट इज R21 कैप. और क्या देखिए, ये क्या कोई यूनिट वेक्टर है? सिंपल सी बात है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड. तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है. ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? बिल्कुल सही, ये R21 यूनिट वेक्टर है. ठीक है, R21 यूनिट वेक्टर, R21 कैप. इज इट क्लियर? ठीक है, तो गौर से देखिए जरा इन दो फॉर्मूले को, इन दोनों फॉर्मूलों को गौर से देखिएगा. ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट, ये इसका कोई साइन नहीं है, ये R2 माइनस R1 का मॉड है, तो इसका कोई, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है. यहाँ पे एक क्वांटिटी आ रही है R2 कैप माइनस R1 कैप. क्लियर? और ऊपर अगर देखते हैं हम F12, तो 1/4πε0 पॉजिटिव, Q1 Q2 पॉजिटिव, R1 माइनस R2 का मॉड भी पॉजिटिव है, नीचे भी मॉड है वो भी पॉजिटिव होगा. क्लियर? दिस इज R1 as we all know that. मैं थोड़ा यहाँ का रफ करने जा रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो कुछ नोट कर सकते हैं. ठीक है, रफ करते हैं फिर. थैंक यू. हाँ, लिसन, सुनिए. तो हम जैसा कि जानते हैं कि R2 माइनस R1 का मॉड इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड इज इक्वल टू R. मीन्स जो मैग्नीट्यूड है R1 माइनस R2 का, जो मैग्नीट्यूड है R2 माइनस R1 का, वो तो सिमिलर ही है, वो तो यही डिस्टेंस है ना, वो ये डिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल r. ठीक है, तो अगर इसको हम एलिमिनेट कर दें तो यहां से हमको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21. इज इट क्लियर? F12 इज नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर. क्लियर? और जैसे कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है फिगर से कि F12 और F21 जस्ट अपोजिट है और इक्वल है. क्लियर? तो यहाँ से ये वही है, ये कुछ नया नहीं है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मींस Q1 जितना Q2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पे एक्सर्ट करेगा. क्लियर है? देखिए,
इस चैप्टर में और कुछ नहीं है ना, सिंपल सा कूलॉम्स लॉ है ना। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर है, बस और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स यूँ लगेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा यूज होगा, है ना। सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गई, है ना। तो बस आप ये करिएगा कि जब ये वीडियो समझ में आ जाए तो उसको एक बार रोक के, ठीक है, पूरे कंसेप्ट अपने मन में एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम अगले न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आने वाले हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आइएगा। और न्यूमेरिकल लगाते समय भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब न्यूमेरिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो हम तो हैं, ठीक है, और अगर हो जाते हैं तब भी सॉल्यूशन ज़रूर देखिएगा। क्लियर है? तो ओके गाइस, इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर हियर? ठीक है, तो अब आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नोट्स आप बनाते रहिएगा क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। और अब आते हैं हम कूलॉम्स लॉ के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। कॉपी इट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा क्वेश्चन है। पहले दो क्वेश्चन हम चार्जेस पे लगा चुके हैं, उसके बाद ये तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कूलॉम्स लॉ पे हमें यूज करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन समझते हैं जरा। ए चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू सच पार्ट्स, into two such parts so that force between them when places at some distance is maximum। क्या मतलब है कि Q चार्ज है, टोटल चार्ज Q है, जिसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरीके से कि जो फोर्सेस है दोनों के बीच में, जो फोर्सेस है दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्सेस होंगे, दिस विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो पहले तो टोटल चार्ज Q है, इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि, रुक जाइए, तो पहले मैं ये सॉल्व करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया तो पॉज कीजिए, खुद करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। आई होप यू हैव ट्राइड। ओके, तो उसके बाद हम आगे आते हैं कि दो चार्जेस हैं। ठीक है, चार्ज Q को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट मान लेते हैं Q, दूसरा पार्ट Q माइनस Q जो बचा हुआ है। क्लियर? इस तरीके से अगर हम इस चार्ज को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से हम इनको डिवाइड करें, किस तरीके से हम इस चार्ज को डिवाइड करें Q और Q माइनस Q में, कि इनके बीच में जो फोर्सेज हैं, जब इसको हम एक फिक्स डिस्टेंस x में रख रहे हैं, तो जो इसके बीच में फोर्सेज हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं, वो फोर्सेस मैक्सिमाइज हो जाएं। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, कुछ नहीं है, सीधे हम इसमें कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे। कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज सिस्टम है ये एयर में रखा हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब फ्री स्पेस। क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? जनरल फॉर्मूला अब इसको रखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 will be Q and Q2 will be Q माइनस Q। क्लियर? अपॉन R स्क्वायर, R की जगह X स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर? अब ये बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, क्या वेरिएबल X है, क्या वेरिएबल कैपिटल Q है, क्या वेरिएबल स्मॉल q है? जी हाँ, एज वी ऑल नो दैट X इज द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, हेंस ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। कैपिटल Q जो दिया है वो भी वेरिएबल नहीं है, स्मॉल q इज द ओनली वेरिएबल। तो अगर हमें इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो इसका वेरिएबल हमें चेक करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या है? दिस फोर्स F इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ Q। F इज अ फंक्शन ऑफ Q। अब हमें इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, तो जैसा कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x है, और अगर इसको हमें मैक्सिमाइज करना है तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं और इसको इक्वल टू 0 करते हैं। क्लियर? फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x1, x2, x3, दीज ऑल द वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यूज हमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इन सेकेंड स्टेप वी विल फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ y in terms of x। क्लियर? और उसमें हम x1
x2 और x3 को पुट करते हैं, x1 x2 और x3 को हम इसमें पुट करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या if this d2y by dx square is greater than 0, if this is greater than 0, then what will happen? Then minima exist at particular x1 x2 x3 जिसके लिए ये d2y by dx square की वैल्यू greater than 0 आई है। क्लियर? अगर smaller than 0 आएगा, d2y by dx स्क्वायर हमने निकाल लिया, उसमें x1 x2 x3 हम एक एक करके पुट कर रहे हैं, जिसमें स्मॉलर देन 0 आएगा उसमें उस वैल्यू में मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, उस x की वैल्यू पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा का सिंपल रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा भी होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आफ्टर डिफरेंशिएशन ये चैप्टर आता है। क्लियर? तो अगर नहीं भी पढ़ा तो मैंने बता दिया है, इस तरीके से आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, इसके और तरीके भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ने अलग तरीके से भी इसे मैक्सिमाइज कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए पहले इससे हम कर लेते हैं, उसके बाद हम और देख लेंगे कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, दिस विल बी कांस्टेंट। ठीक, तो इसको एक कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देते हैं हम। हेंस f इज इक्वल टू c इंटू q माइनस q। क्लियर? ठीक, तो इस केस में उस केस से अगर कंपेयर करें तो y की जगह f है और q है x की जगह, y की जगह f है और x की जगह q है। क्लियर? तो यहाँ से माय फ्रेंड्स f को हम डिफरेंशिएट करेंगे df बाय dq इन टर्म्स ऑफ q, और क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा c कांस्टेंट है, q अंदर इंटू होगा जाके, तो q दिस विल बी c q माइनस q स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा q माइनस 2q, और इसको जब हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमें स्मॉल q की वैल्यू मिल जाएगी। स्मॉल q, दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल q विल बी इक्वल टू q बाय 2। ठीक है, q बाय 2। अब जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट फोर्स बिटवीन them when places at some distance is maximum, find the charges in each division। तो अब हमें ये जो q की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत तो नहीं है कि इस पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। ये जो फोर्स है इनके बीच में ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा इस पर्टिकुलर q के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे कि मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? d2f बाय dq स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, बताइए क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू c माइनस 2 मीन्स माइनस 2c। खुद देख रहे हैं आप, दिस विल बी निगेटिव, ये निगेटिव है, इसका क्या मतलब है? ये निगेटिव है, इसका सिंपल सा ये मतलब है दैट इफ d2f बाय dx स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0 देन मैक्सिमा एग्जिस्ट। क्लियर? तो इसका मतलब q की इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें, इस फंक्शन में पुट कर दें, तो हमें वैल्यू निगेटिव मिल रही है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि q की इस वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल था, दिस विल बी अवर आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज को हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि इनके बीच में फोर्सेस मैक्सिमम हो जाएं, वो किस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्ज q बाय 2 हो और यहाँ पे भी चार्ज q बाय 2 हो जाएगा, बिकॉज q की वैल्यू q बाय 2 है। ठीक, तो क्वेश्चन तो हो चुका है ना, लेकिन अभी एक चीज जो हमने बोली थी कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज और तरीके से भी किया जा सकता है। तो किसी ने किसी और तरीके से किया होगा, चलिए एक तरीका मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर इसका हम q का अंदर इनटू कर रहे हैं तो ये आ रहा है q माइनस q स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर में भी हम चेंज कर सकते थे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम q की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते थे, वो भी वहाँ से भी q बाय 2 ही आता। तो और भी तरीके हैं इसको करने के, किसी ने कुछ और भी सोचा होगा। ठीक, तो बहुत सारे तरीके हैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। जो मैंने तरीका यहाँ पे यूज़ किया है वो डिफरेंशिएशन वाला यूज़ किया है, ताकि आपका ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ओके, अच्छा, फिजिक्स में आगे भी हम काफ़ी बार इस तरह के मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जरा टच में रहिएगा।
तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं हम कूलॉम्स लॉ पे, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो चीज़ें एकदम सिंपल है ना, सिंपल लग भी रही होंगी, एक हमने न्यूमेरिकल किया तो आपको थोड़ा आइडिया लग भी गया होगा कैसे क्या होना है, ठीक है, जिनको नहीं लग रहा था, कुछ लोग ने पहले भी कर लिया होगा, है ना। तो अब न्यूमेरिकल का लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो अपना भी लेवल आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हुआ पाएंगे, ठीक है। एकदम आराम से पेशेंस से वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चीज़ें कब एकदम आपको क्लियर होने लगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और धीरे धीरे साथ साथ हम और आप मिलके स्टेटमेंट्स और प्रॉब्लम से खेलने लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं जरूरत नहीं। आइए, तो कंसिडर अ फिक्स चार्ज Q एंड अनदर चार्ज स्मॉल q is placed at a distance x naught from Q on a smooth plane surface means कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और एक और चीज दी है, इस चार्ज का जो मास है that is m, the mass of charge is also given, that is m is the mass of charge, ठीक है। So what we have to find the velocity of Q as a function of x, means we have to find velocity as a function of x, where x is the distance between the capital Q charge and the small q charge, okay, where x is the distance between the capital Q charge and the small q charge। तो ये पूरा न्यूमेरिकल है ना। कुछ और समझना है तो समझ लीजिए कि ये चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है। इससे x नॉट की डिस्टेंस पे एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, x नॉट की डिस्टेंस पे एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ज पे अभी कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये चार्ज स्मूथ प्लेन पे रखा है और ये चार्ज फिक्स है, दिस इज फिक्स, तो ये मूव नहीं कर सकता है, लेकिन ये चार्ज मूवेबल है, तो ये फिक्स है और इस पे फोर्स लग रहा है, ये तो फिक्स रहेगा लेकिन ये मूव करने लगेगा, क्योंकि चार्ज सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर के हैं। तो क्या होगा, सेम नेचर में होने की वजह से ये चार्ज राइट साइड रिपल्शन फील करेगा और ये मूव करने लगेगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन या कोई अटैचमेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर जाएगा। क्लियर। तो जब ये मूव कर जाएगा राइट साइड, अब जब ये राइट साइड मूव कर जाएगा तो क्या होगा, ये सब आपको सोचना है। कुछ समय बाद ये पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x पे होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, उस समय आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है v एज अ फंक्शन ऑफ x। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन पे आइए। चलिए लेट अस सॉल्व टुगेदर। कुछ लोग का हो भी गया होगा, अगर जिसका नहीं हुआ हो, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हो जाएगा। अगर आपका नहीं हुआ है तो कुछ चीज़ें आपकी मिस्ड हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल these equations you should know before solving the question। u is equal to dx by dt, ठीक है, v is और a is equal to dv by dt and a dot dx is equal to v dot dv। बात करते हैं ये क्वेश्चन क्यों यूज होंगी, कहाँ पे यूज होंगी, कैसे क्या होगा, कौन सी यूज होगी, शायद तीनों यूज होंगी कि एक यूज होगी, देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब सॉल्व करते हैं जरा। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि समझने वाली बात ये है कि जब ये चार्ज Q x नॉट डिस्टेंस पे है, तब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो ये होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x नॉट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट है क्या, मतलब जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल राइट साइड मूव कर रहा होगा, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल राइट साइड मूव कर रहा होगा, तो क्या ये फोर्स चेंज नहीं करेगा, ये फोर्स चेंज करेगा। अगर किसी ने भी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है, तीनों में से कोई भी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर किसी ने भी इन तीनों इक्वेशन में से कोई यूज करी है तो इसका मतलब आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन होती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि Q
जो है वो राइट साइड मूव कर रहा है तो उसका फोर्स जो है ये हमेशा x नॉट पे नहीं रहेगा। इसको अगर हम जनरल बात करें कि किसी डिस्टेंस x पे तो वो x के साथ वेरी कर रहा है ना। अगर ये x के साथ वेरी कर रहा है तो ये कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो हम इन इक्वेशन को नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको इन इक्वेशंस पे जाना पड़ेगा। क्लियर? जब एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होता है तब हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं, जब एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, तब हम इन इक्वेशंस की मदद लेते हैं। दैट इज u इज इक्वल टू dx बाय dt, a इज इक्वल टू dv बाय dt, a डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एट जनरल टाइम t, एट जनरल टाइम t ये पार्टिकल किसी x से डिस्टेंस पे होगा, किसी x से डिस्टेंस पे ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उस x से डिस्टेंस पे इस पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। फोर्स आ चुका है पार्टिकल पे, इस पार्टिकल q पे, क्योंकि हमको q को डिस्कस करना है, वही मूव कर रहा है, उसी की एक्सेलरेशन उसी की वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे q पे जो फोर्स आ जाएगा वो हमने निकाल दिया है। एक्सेलरेशन जो आ जाएगा q पे वो क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर डिवाइड बाय m, क्योंकि नेट फोर्स जो है q पे, नेट फोर्स जो q पे है वो राइट हैंड साइड है और वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई और तरीके का फोर्स इस चार्ज पे नहीं लग रहा है, ठीक है। इस वजह से F net is equal to ma, Newton's second law, that is F net force on any charge is equal to ma. From here we can get the acceleration, and it is acceleration is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by x square divided by m। क्लियर? आगे आते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x हमें मिल चुका है। क्लियर? लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, हमें वेलोसिटी चाहिए। तो अब ये बताइए, एक्सेलरेशन वेरिएबल तो है, अब इनमें से हम कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी चाहिए। तो देखिए ये वाली इक्वेशन तब यूज होती है जब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना हो। ये कब यूज होती है, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना हो। ये इक्वेशन कब यूज होती है, जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हमें निकालनी हो। तो बिल्कुल सही बात है, हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आते हैं। क्लियर? अब हम यूज करने जा रहे हैं a डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv, a डॉट dx, तो 1 बाय a डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv। क्लियर है? थोड़ा और साफ लिख देते हैं इसे। a डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv सेम है। तो a क्या है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर इनटू m। इज इट क्लियर? a डॉट dx लगेगा यहाँ पे। क्लियर? और वहां पे राइट हैंड साइड v डॉट dv, सिंपल। क्लियर? एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं। सिंपली a डॉट dx ही हमने यूज किया है, इज इक्वल टू v डॉट dv। क्लियर? और a की वैल्यू हमने रख दी dx डॉट v डॉट dv। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल x का फंक्शन dx, v का फंक्शन dv, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? सिंपल बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं लिमिट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो लिमिट्स आप देख रहे हैं एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने t की बात करी, एट t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल x नॉट पे है। क्लियर? तो जब ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 होगा तो ये पार्टिकल x नॉट पे है, मतलब इसकी x की जो लोअर लिमिट होगी दैट विल बी x नॉट। क्लियर? और जो जब t इक्वल टू t टाइम की बात करें तो ये पार्टिकल जनरल x पे है, जनरल x पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी अपर लिमिट x हो जाएगी। क्लियर? अब वेलोसिटी की लिमिट की बात करते हैं। तो माय गाइस, आपको पता है कि जब ये पार्टिकल x नॉट पे है तब ये स्टेशनरी था, है ना। जब ये x नॉट पे है तब ये स्टेशनरी था, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अब क्या होगा कि ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा तो x नॉट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इसकी लोअर लिमिट वेलोसिटी की 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी की जो अपर लिमिट होगी दैट विल बी v। क्लियर? अब सिंपल इंटीग्रेट करना और सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। हाँ,
चलिए क्या होगा, इसको इंडिकेट कर दिए 1/x² का इंडिकेशन -1/x हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन m क्लियर dx 1/x² का इंडिकेशन -1/x माइनस हम बाहर ले लेंगे, क्लियर। सिंपल इंटीग्रेशन है, मुझे आई होप दैट यू हैव अ वेल गुड इन इंटीग्रेशन, सो मैं इसको जरा तेजी से कर देता हूँ, ठीक है। 1/x, अब हम यहाँ पे लिमिट यूज कर लेंगे x0 और x, ठीक है, एंड देयर विल बी इक्वल टू v²/2, सिंपल इसमें लिमिट मैंने रख दी है, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/m इंटू 1/x0 माइनस 1/x, क्लियर। आप समझ रहे होंगे कि मैंने उल्टी लिमिट क्यों रख दी, क्योंकि बाहर माइनस है तो वो लिमिट चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इक्वल टू v²/2, तो यहाँ से 2 का इधर इंटू करा देते हैं, क्लियर, और अंडर रूट ले लेंगे, क्लियर, और हम एक अंडर रूट ले लेंगे जिससे कि यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। हेंस वी हैव फाइंड द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, क्लियर। यही अपना आंसर है। एक चीज इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि इस इक्वेशन को यूज करना a.dx इज इक्वल टू v.dv, क्लियर। एक चीज ये है इंपॉर्टेंट, क्लियर यहाँ से। और एक और चीज जो हमको देखना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव तो है ना, कि कहीं हमने लिमिट में कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। आप देखिए ये तो पॉजिटिव है, इसको चेक कर लीजिए। आप जानते हैं x0 और x में कौन बड़ा है, आप फिगर से देख भी सकते हैं, x0 ये है और x ये है, तो x0 ऑब्वियसली छोटा है, हेंस दिस क्वांटिटी अंडर द अंडर रूट इज पॉजिटिव, तो हम सही हैं, कहीं कोई गलती नहीं हुई है। एक बार चेक करना भी इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को, क्लियर है। तो आई होप दैट द न्यूमेरिकल इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल ऑन द सेम कंसेप्ट, क्लियर, विद द इंक्रीमेंट ऑफ द लेवल इन द न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था वो भी ठीक था, क्लियर, उसका लेवल ठीक था और काफ़ी लोगों से हो भी गया होगा। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी लोग से हो जाएंगे, अगर नहीं भी हुए हैं तो फिर जब मैं बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो एक बार क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं। एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी और क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से जब तक समझ में ना आए तब तक आगे ना बढ़े, ठीक है। और चलिए, तो लेट अस कंसिडर 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ मासेस m1 m2 having charge q1 and q2 are suspended with the help of 2 string with the same point. Discuss the position of m1 m2। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक, रुक जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन पे आइएगा। Here is the solution, clear। तो आई होप दैट यू हैव ट्राइड बाय योरसेल्फ। हाँ, अगर हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आप देख लेते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो स्मॉल बॉल्स हैं, मासेस m1 m2 है और एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है। तो अगर इस तरह सस्पेंडेड होगी, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, q1 q2 दो चार्जेस हैं, तो ये दोनों बॉडीज दूर जाने लगेंगी, स्ट्रिंग वर्टिकल्स नहीं होंगी, स्ट्रिंग टिल्टेड होगी, क्लियर। तो मैं वही बनाने जा रहा हूँ, ये और ये, क्लियर। तो दो चार्जेस हैं q1, ठीक है, मास m1, q2 मास m2, ठीक है, और ये इस तरह से दो एंगल्स पे होंगे फ्रॉम वर्टिकल। दिस विल बी θ1 एंड दिस विल बी θ2। अब आपको θ1 एंड θ2 को ही यहाँ पे कंपेयर करना था, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो लेट अस सी दैट FBD ऑफ M1 का FBD देखते हैं, ठीक है। तो M1 पे जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं M1 पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, क्लियर। दूसरा फोर्स इसका वेट है, और तीसरा फोर्स इस चार्ज की वजह से आएगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। और अगर हम M2 की बात करें तो इस पे भी एक फोर्स टेंशन लग रहा है, जो कि इस टेंशन के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो रही है, यहाँ पे कोई पुली नहीं है,
कि जो स्ट्रिंग सेम रहेगी तो टेंशन सेम हो जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे ये एक हिंज है तो यहाँ से स्ट्रिंग चेंज हो रही है, इसका मतलब इस पे और इस पे टेंशन चेंज्ड होगा। क्लियर? इसमें और इसमें टेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इस पे T1 तो इस पे T2 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे और कौन से फोर्स लग रहे हैं? सिमिलर है, वही फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है और राइट साइड राइट एक्सेस में क्या लग रहा है आपका? राइट एक्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, एफबीडी बनाइए दोनों की। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यू हैव डन। तो यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं। तो टेंशन ये मान लेते हैं T2 है, T2 विल बी द टेंशन हियर, T1 लेट इट टू बी T1 टेंशन है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो हो जाएगा वो F हो जाएगा मान लेते हैं, और M1G यहाँ नीचे की तरफ इसमें एक्सर्ट करेगा। क्लियर? ठीक है, अब हम एक्सेस सिलेक्ट करेंगे। तो एक्सेस हमारी ये वर्टिकल एक्सेस जो हो जाएगी y एक्सेस ले लेते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो जाएगी इसको हम x एक्सेस बोल देते हैं। अब देख सकते हैं फ्रॉम ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, इफ दिस इज θ1 देन दिस विल आल्सो बी θ1। क्लियर? दिस विल आल्सो बी θ1, हेंस वी हैव टू रिजॉल्व T1। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जरा देख लेते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर f इस जनरल डायरेक्शन में है, कोई एक वेक्टर f इस जनरल डायरेक्शन में है और उसको हमें दो डायरेक्शन में रोटेट करना हो, मतलब दो डायरेक्शन में तोड़ना हो। ठीक है, दो डायरेक्शन में इसको तोड़ना हो, मीन्स ये वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर से मिलके बना होगा। एक वेक्टर हो जाएगा f1 इस एक्सिस में जो कि f1 होगा, ठीक है, और एक वेक्टर हो जाएगा y एक्सिस में जो कि f2 होगा, फिर f2 होगा, और ये वेक्टर f जो है ये इन्हीं दोनों वेक्टर से के कॉम्बिनेशन से ही बना होगा। क्लियर? तो f1 और f2 क्या हो जाएंगे? अगर ये एंगल थीटा है देन f1 विल बी इक्वल टू f cos थीटा एंड f2 विल बी इक्वल टू f sin थीटा। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मींस ये f जो है ये दो वेक्टर में टूट चुका है। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो ये दो फोर्सेस में टूट चुका है, एक फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक फोर्स पॉजिटिव y डायरेक्शन में, एक फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में। क्लियर? इस तरह से हम एक फोर्स को दो फोर्सेस में रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। क्लियर? और अब ये जो फोर्स F होगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F1 I कैप प्लस F2 J कैप, जहाँ पे I कैप ये बता रहा है कि ये फोर्स, इतना फोर्स x एक्सिस में होगा और इतना फोर्स y एक्सिस में होगा। ये I कैप x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और ये J कैप y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। क्लियर? तो यहाँ से आगे आते हैं, इस t को भी हम रिजॉल्व करेंगे। तो रिजोल्यूशन के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा T1 cos थीटा। माय फ्रेंड्स, T1 cos θ1, सॉरी T1 cos θ1। माय फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक ट्रिक दे रहे हैं आपको याद करने की कि जिधर थीटा उधर कॉस। तो यहाँ पे थीटा नीचे था x एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस वाले कंपोनेंट में cos आ जाएगा f cos थीटा। इसमें थीटा इधर है तो T1 cos θ1। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। T1 को हमने रिजॉल्व किया, थीटा इधर है तो T1 cos θ1 इधर आ जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा? x एक्सिस में इस बार आ जाएगा T1 sin θ1। क्लियर? और जो सारे फोर्सेस हैं, अब देखिए ये फोर्स हट जाएगा, ये वाला फोर्स यहाँ से हट जाएगा। अब इस पॉइंट चार्ज पे सिर्फ 4 फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में है। स्टार्टिंग में हमने इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी बात करी थी। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में जो एक्सीलरेशन होता है पार्टिकल का वो जीरो होता है, जो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है वो जीरो होगा। हाँ, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जीरो हो ये जरूरी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो अगर है तो जीरो ही रहे, मतलब वेलोसिटी चेंज ना करे। पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन इक्विलिब्रियम ओनली एक्सीलरेशन विल बी जीरो, ओके, हेंस एक्सीलरेशन जीरो, सो फोर्स इज आल्सो जीरो। क्लियर? लेकिन वेलोसिटी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बस एक चीज जानते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर? क्या कोई मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर दीजिए, है ना। क्या कोई एक्सेलरेटेड बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। एक्सेलरेट हो रही है तो इक्विलिब्रियम में होगी कहाँ से, है ना। तो यही चीजें हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, अब देखिए ये दोनों रेस्ट पे ही तो होंगे, ठीक, रेस्ट में है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो,
नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो, मींस पॉजिटिव एक्स वाला फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के बराबर हो जाएगा, नेगेटिव एक्स वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन वाला फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F विल बी इक्वल टू T1 साइन थीटा 1 एंड M1G विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू T1 cos थीटा 1। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट F अपॉन M1G इज इक्वल टू tan थीटा 1। इज इट क्लियर टू यू? F अपॉन M1G इज इक्वल टू tan थीटा 1। ठीक है, इसी तरीके से जब आप पार्टिकल 2 के लिए करेंगे सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे जो टेंशन आएगी T2 आएगी। क्लियर? फोर्स अभी भी इसमें भी F होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। अगर ये इस पे F फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे F फोर्स ही लगाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। और इसमें जो मास है इसका M2 है तो ग्रेविटी फोर्स M2G हो जाएगा। सेम रिलेशन आप यहाँ से निकालेंगे दूसरे मास के लिए तो वो कुछ इस तरह का आएगा, F अपॉन M2G इज इक्वल टू tan थीटा 2। क्लियर? तो दो रिलेशन है हमारे पास, दो रिलेशन है। क्लियर? अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो we will get tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, this will be equal to what? This will be equal to M2 upon M1. Clear? Means this is the relation what we have to find. Clear? Discuss the position of M1 M2. तो M1 M2 की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का जो रेशियो होगा वो M2 अपॉन M1 के बराबर होगा, वो M2 अपॉन M1 के बराबर होगा। क्लियर? मतलब अगर M2 ज़्यादा होगा, अगर M2 ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका एंगल थीटा 2 कम हो जाएगा। क्लियर? और हमको ये फील भी हो रहा है ना, कि भाई सीधी बात अगर M2 ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रिंग थोड़ी सी वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल हो जाएगी, इसका स्लोप जो है, ये स्ट्रिंग अगर इसका मास M1 ज़्यादा है तो इस स्ट्रिंग का स्लोप ज़्यादा होगा। क्लियर? समझ रहे हैं ये चीज़? मतलब ये ज़्यादा वर्टिकल कंडीशन में होगी। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द 6th क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, and what is it? A thin wire ring of radius r, a thin wire ring of radius r has an electric charge q, एक रिंग है उस पे चार्ज q है। What will be the increment of the force strengthening the wire if a point charge q naught is placed at the center of the ring? Means at the center of the ring or string. Means क्या कह रहे हैं कि एक रिंग है, फिर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस पे चार्ज कितना है? उस पे चार्ज q है, ओवरऑल q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि इसमें चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? अब इसके सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज q नॉट रख रहे हैं, इसके सेंटर पे अगर हम चार्ज q नॉट रख रहे हैं, देन व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेंथनिंग द वायर? फोर्स स्ट्रेंथनिंग द वायर मीन्स इसमें अगर टेंशन कुछ पहले से नहीं थी तो इसमें अब टेंशन कितनी हो जाएगी, इसमें टेंशन में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, इस रिंग में कितना फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है ना। चलिए क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन। ओके, so I hope that you have solved by yourself. Lots of you have solved it, but if the question is not solved, then I'm going to tell be patient, have patience. Clear? The concept will be clear to you. सिंपल सी चीज़ है कि इस तरह का शायद क्वेश्चन आपने पहले कभी ना देखा हो, ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हो, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब ये क्वेश्चन आपके समझ से जाना नहीं चाहिए। क्लियर? बाकी हम और आप मिलके सारे कंसेप्ट सीख लेंगे, गारंटी है। ठीक, आगे आते हैं। चलिए, तो समझिए भाई, इस चार्ज Q नॉट को रखने की वजह से क्या होगा, इस चार्ज को Q नॉट की रखने की वजह से क्या होगा, इस पूरी स्ट्रिंग में एक फोर्स इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा।
क्लियर, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग अपने सर्कुलर शेप में आ जाएगी, अपने रिंग के शेप में आ जाएगी, ठीक है। अब इसी में आपको टेंशन निकालना है, ठीक है। तो टेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे इस स्ट्रिंग में, पूरा नहीं, इस स्ट्रिंग का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे हम, ठीक है। स्ट्रिंग का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, एक छोटा सा पोर्शन dx लेंगे, जो कि सेंटर पे एक एंगल बना रहा होगा, एक एंगल बना रहा होगा कितना, जो कि सेंटर पे dx का पोर्शन हमने लिया, जो कि इस सेंटर पे एक एंगल बना रहा होगा कितना, d थीटा। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और अब सिर्फ हम इस पोर्शन को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पोर्शन को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर, किस पोर्शन को, इस पोर्शन को, स्ट्रिंग के इस पोर्शन को एक हमने थीटा एंगल पे सेंटर से, एक हमने डी थीटा का ओवरऑल, डी थीटा का एक हमने एक कट ले लिया है, डी थीटा का एक कट ले लिया है। क्लियर, अब हम इस पोर्शन को ही ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर, पूरा ये डी थीटा का एंगल है। क्लियर, और इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये कितनी है, dx, इट विल बी dx। ये आपको इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, वैसे ये बहुत छोटा सा रीजन है, तभी हम डी थीटा की बात कर रहे हैं। डी थीटा की हम बात तब करते हैं जब ये एक बहुत छोटा सा रीजन होता है, बहुत छोटा सा रीजन है। क्लियर, अब इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ये एक छोटा सा पार्टिकल ही तो है, ये अब एक छोटा सा पार्टिकल ही तो है बेटा, है ना। इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें टेंशन यहाँ से, टेंशन यहाँ से, और एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा आउटवर्ड, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा आउटवर्ड। तो वो सारे फोर्सेस अब हम इस एलिमेंट में, इस छोटे से dx के एलिमेंट पे अब हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे टेंशन लग रही होगी, टेंशन T, क्लियर, और यहाँ पे भी टेंशन T लग रही होगी, लेट इट टू बी T। क्लियर, अब ये समझिए कि यहाँ से जो टेंशन T लग रही है उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, और यहाँ से जो टेंशन T लग रही है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए सोचिए कितना एंगल होगा, क्या समझ में आया, क्या वो एंगल डी थीटा होगा, नहीं, वो एंगल डी थीटा नहीं होगा, बल्कि वो एंगल डी थीटा बाय 2 होगा, डी थीटा बाय 2। क्लियर, और यहाँ पे भी ये एंगल डी थीटा बाय 2 होगा, ये एंगल डी थीटा बाय 2 होगा। कैसे, चलिए समझते हैं, हाउ इट विल बी डी थीटा बाय 2। क्लियर, देखिए अभी अगर हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं, जब ये मार्कर इस तरह से है, तो यहाँ पे टेंजेंट कितना है, यहाँ पे टेंजेंट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। अगर ये मार्कर इस तरीके से रोटेट हो जाए, ये मार्कर इस तरीके से रोटेट हो जाए, तो ये नीचे वाला मार्कर जो है ये कितने से रोटेट हुआ है, ये मार्कर नीचे वाला ये डी थीटा बाय 2 से रोटेट हुआ है, ये डी थीटा बाय 2 से रोटेट हुआ है, और इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल 0 है, ठीक है। तो जो अपना एंगल है, ये समझिए, ये भी लाइन ऐसे थी, ठीक है। अब इसको हम डी थीटा बाय 2 से रोटेट करेंगे, तो ये वाला मार्कर भी डी थीटा बाय 2 से ही रोटेट हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार, कायदे से समझिएगा, ये इस तरह से 90 डिग्री पे है दोनों मार्कर्स, ठीक है, दोनों मार्कर्स 90 डिग्री पे हैं। अगर ये वाला मार्कर डी थीटा बाय 2 से यहाँ जाता है, क्लियर, तो ये वाला मार्कर कितने से रोटेट होता हुआ दिख रहा है आपको, डी थीटा बाय 2 से ही रोटेट होता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि इन दोनों मार्कर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही है। एक तो ये तरीका समझने का बाय फिजिक्स, क्लियर। और भी आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई सिंपल तरीका एक ये है कि ये एक सर्कुलर आर्क है और ये उसका टेंजेंट है, क्लियर, ये रेडियस वेक्टर है, क्लियर। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना, 90 होता है। यहाँ पे भी सेम थिंग है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस वेक्टर है, तो एंगल इनके बीच का अभी भी 90 डिग्री ही होगा। अब ये डी थीटा से रोटेट किया है, तो टेंजेंट भी डी थीटा बाय 2 से अगर रेडियस वेक्टर रोटेट किया है, तो टेंजेंट वेक्टर भी डी थीटा बाय 2 से ही रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल डी थीटा बाय 2 होगा, क्लियर, और ये एंगल भी डी थीटा बाय 2 होगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम रिजॉल्व करेंगे वेक्टर्स को,
टी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी हम देख चुके हैं, टी साइन डी थीटा बाय 2, क्लियर, टी साइन डी थीटा बाय 2, ठीक है। और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, टी डी, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, जिधर थीटा उधर कॉस, टी कॉस डी थीटा बाय 2, और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा बाय 2। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू दैट जिधर थीटा उधर कॉस, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, सिंपल टी फोर्स है, इसको हमें रिजॉल्व करना है, तो जिधर थीटा उधर कॉस, टी कॉस डी थीटा बाय 2, टी साइन डी थीटा बाय 2 नीचे हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से हम इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हेंस दिस विल बी टी डी थीटा बाय 2, यहाँ पे टी साइन डी थीटा बाय 2, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाय 2, टी कॉस डी थीटा, मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, क्लियर, टी कॉस d theta by 2. As you all know that this is our element, this is our system, ठीक है। ये अपना स्ट्रिंग की जो आर्क है, ये अपना सिस्टम है dx, ठीक है। और इसमें राइट साइड वाला फोर्स लेफ्ट साइड वाले फोर्स के बराबर है, hence this will cancel out, क्लियर। अब जो टोटल फोर्स है इस पे वो 2t sin d theta by 2 ही है, लेकिन अभी एक फोर्स छूट रहा है। कौन सा फोर्स छूट रहा है, यहाँ पे जो चार्ज Q0 रखा है उसकी वजह से भी एक फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा, चलिए ये देखते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ बाहर की तरफ लग रहा होगा। अब वो फोर्स हम देखते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट है, ये इतना बड़ा एलिमेंट है नहीं, एक्चुअली ये एक पॉइंट चार्ज है इस समय, एक्चुअली ये dx का एक पॉइंट चार्ज है, ये बहुत छोटा सा रीजन है यहाँ पे, ये बहुत छोटा सा रीजन, क्लियर। तो वही पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बाय कूलॉम्स लॉ वी विल फाइंड दैट दिस फोर्स F, ये जो फोर्स F होगा वो क्या होगा, KQ F इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, F इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है। R हो जाएगी इस स्ट्रिंग की रेडियस, इस रिंग की रेडियस, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। चलिए Q1 हम ले लेते हैं, Q0, Q2 क्या हो जाएगा बताइए, Q2 क्या हो जाएगा, पूरी स्ट्रिंग पे चार्ज, आपको स्ट्रिंग की रेडियस दी हुई है R, ठीक है। तो पूरी स्ट्रिंग पे जो चार्ज है वो Q है, तो इस dx पे चार्ज कितना हो जाएगा, dx पे चार्ज, सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। अगर पूरी स्ट्रिंग में चार्ज Q है, मींस 2 पाई R पे चार्ज Q है, तो dx पे चार्ज कितना हो जाएगा, dx पे चार्ज हो जाएगा Q बाय 2 पाई R इंटू dx, क्लियर। 2 पाई R पे चार्ज Q है, तो dx पे चार्ज Q बाय 2 पाई R इंटू dx हो जाएगा। और इस dx को अगर हम लिख दें R d थीटा, देन इट विल बी Q बाय 2 पाई इंटू d थीटा, क्लियर। ये चार्ज हो जाएगा dx पे, क्लियर, Q बाय 2 पाई इंटू d थीटा, सिंपल एज दैट, क्लियर। तो चार्ज यहाँ पे हो जाएगा Q बाय 2 पाई इंटू, तो ये जो फोर्स है अपना Q0 इंटू Q बाय 2 पाई इंटू d थीटा हो जाएगा, Q बाय 2 पाई इंटू d थीटा। सिंपल में अगर हम लिख लें तो 1 बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q0 इंटू Q, R स्क्वायर Q0 इंटू Q, सिंपल है, क्लियर। ये हो जाएगा फोर्स, कोई समस्या नहीं, ठीक। तो अब हम सिंपल, ये स्टेडी पोजीशन पे है, स्टैटिक पोजीशन पे है, रेस्ट पे है ये स्ट्रिंग, क्लियर। तो अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करने वाले हैं कि y एक्सिस में फोर्स बराबर नेगेटिव, पॉजिटिव y एक्सिस में फोर्स बराबर नेगेटिव y एक्सिस में फोर्स, क्लियर, जो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस नेगेटिव y एक्सिस में कितना फोर्स है, एक तो ये है और एक ये है, क्लियर, और पॉजिटिव y एक्सिस में ये है, ठीक है। तो पॉजिटिव y एक्सिस में फोर्स F बराबर t sin d थीटा बाय 2 प्लस t sin d थीटा बाय 2, 2t sin d थीटा बाय 2, क्लियर, फ्रॉम इक्विलिब्रियम ये हमें मिल चुका है, क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट इज द लिमिट x टेंड टू 0 sin x by x,
मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप शायद समझ गए होंगे। इसकी लिमिट, ये इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x, इसकी वैल्यू क्या होगी? जी हाँ, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब जब x टेंड टू 0 है तो साइन x इक्वल टू x हो जाएगा, साइन x इक्वल टू x हो जाएगा, मीन्स डी थीटा साइन डी थीटा बाय 2 कुछ नहीं, डी थीटा बाय 2 ही हो जाएगा, डी थीटा बाय 2 ही हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है। f की वैल्यू अगर हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ डी थीटा छूट गया है, या दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 8 पाई स्क्वायर, 1 बाय 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो रही है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, क्लियर, इनटू क्यू नॉट क्यू इनटू डी थीटा, दिस विल बी इक्वल टू टी 2t d theta by 2 cancel out, t dot d theta, hence d theta will be cancelled, this will be the answer, okay। तो tension in the string will be, tension in the string will be this, d theta and d theta will be cancel out, d theta and d theta will be cancel out। So I hope that you have understood the question, clear। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं जरा हमने क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट निकाला बाहर, ठीक है। उस एलिमेंट पे हमने सारे फोर्सेस देखे, टी इधर, टेंशन इधर लग रही थी, इस टी को हमने सॉल्व कर दिया, डी थीटा बाय 2, ये हमने एंगल देखा, ये एंगल डी थीटा बाय 2 हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाय 2, टी कॉस डी थीटा बाय 2, टी साइन डी थीटा बाय 2, टी साइन डी थीटा बाय 2, और ऊपर की तरफ एफ होगा, वो एफ हमने निकाला, एक डी एक्स पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो हमने निकाला, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q0 हो जाएगा, Q2 हमने कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड से निकाला कि dx पे कितना चार्ज है, dx पे कितना चार्ज है, ठीक। तो टोटल रिंग पे चार्ज 2 पाई r पे चार्ज अगर q है तो माय फ्रेंड dx पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन 2 पाई r इंटू dx, और dx की वैल्यू r डी थीटा है, सिंपल। ये r डी थीटा कहाँ से आया, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो ये समझिए कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क dx अपॉन r होता है, हेंस dx इज इक्वल टू r डी थीटा, क्लियर। r डी थीटा का हमने यूज किया तो यहाँ से q अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा आ चुका है, क्लियर। तो अब ये f यहाँ से आ गया, अब हमने कुछ नहीं किया, सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज किया है, f इज इक्वल टू 2t sin d थीटा बाय 2, उसके बाद हमने इस रिलेशन का मैथमेटिक्स से यूज किया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1, यहाँ से क्या हो गया, हाँ d थीटा बाय 2, sin d थीटा बाय 2 इज इक्वल टू d थीटा बाय 2, सिंपल, 2 कैंसिल आउट, दिस विल बी t इंटू d थीटा इधर भी था, d थीटा इधर भी था, दोनों जगह से कैंसिल, t आंसर आ चुका है, क्लियर, इज इट क्लियर, okay dear student, now we are going to see the 7th question of our electrostatic। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। इसमें क्या है देखिए, two small charged spheres are suspended, each of mass m are suspended from the same point by a thread of length L, clear, by same point by a thread of length L, the distance between the sphere x is the distance between the sphere, okay। Find the rate dq by dt, what is q is the charge on the balls, okay, q is the charge on the spheres, find dq by dt with which the charge leaks off each sphere means q is the charge on the sphere, we have to find dq by dt, मतलब दोनों स्फीयर से चार्ज कम हो रहा है, if their approach velocity varies as v is equal to k by root x, where x is the distance between the sphere। आप देख रहे हैं जैसे जैसे x कम हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम कुछ इस तरह से, ये एक स्फीयर होगा, ये दूसरा स्फीयर होगा, क्लियर। इस स्फीयर पे कुछ चार्ज क्यू होगा, इस स्फीयर पे भी कुछ चार्ज क्यू होगा, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक। तो आपको वही dq बाय dt निकालना है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये वेलोसिटीज एक दूसरे की तरफ है, क्लियर, और वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि इनकी अप्रोच वेलोसिटी जो है ये k बाय रूट x है, क्लियर। अब अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस इज द नेट अप्रोच वेलोसिटी विच इज इक्वल टू k बाय रूट x, इनकी अप्रोच वेलोसिटी, k इज कांस्टेंट, तो आपको वही dq बाय dt निकालना है, मींस किस रेशियो से, किस रेट से यहाँ पे चार्ज दोनों स्फीयर से कम हो रहा है।
तो माय फ्रेंड यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि कहीं आप देखने ना लगो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। अभी हमने जितने न्यूमेरिकल लगाए, आज हमने 6 न्यूमेरिकल के आसपास देखे हैं, ठीक है। लास्ट के एक पिछला वीडियो है उसमें 2 न्यूमेरिकल थे, इस वाले वीडियो में 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर? तो इसको करिए अपने आप से, ठीक है। नहीं आता तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी आप कूलॉम्स लॉ के काफ़ी टच में आ चुके हो, ठीक है। आप कुछ और न्यूमेरिकल्स भी अगर अपने आप से लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको ज़रूर लगाने, वीडियो पॉज करके लगाने, ठीक है। और गुड लक, ठीक है। खेल खेल में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे साथ सीख जाओगे, ठीक है।